हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वापस लौट के आइए। जैसा कि लास्ट में पहले इंट्रो होना चाहिए ना। वैसे इंट्रो तो हो गया था वैसे लास्ट वाले वीडियो में, इसमें भी कर दें। हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है अजय और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पूरा एसपीओ सेट डी पेपर 3 एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम का कंटेंट विदाउट एनी कॉस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री, मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आपको क्या करना है, बस आपको आना है, बैठना है, सुनना है और समझ के सारी चीज़ों को एमसीक्यू मेरे साथ सोल्व करना है और एग्जाम देने चले जाना है और एग्जाम को पहले ही प्रयास में एकदम से खत्म करना है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा, मैंने चैप्टर 1 का पार्ट ए कवर करवा दिया था, जिसमें कि अपन ने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ा था, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा, स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट ग्लोबल और इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ा। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें इधर आइए पहले, तो इधर आके बात करते हैं। हाँ जी, इसमें अपन पढ़ेंगे ये रहा, ये देखो, दिख रहा है आपको? पार्ट बी, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसमें अपन तीन चीज पढ़ने वाले हैं वैसे। छोटा सा पार्ट रहने वाला है ये, 15-20 मिनट का। तीन चीज क्या होगी इसमें, फर्स्ट वो होगा कि स्टार्टअप जब रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सेकंड वो होगा, उसे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। और थर्ड पे, जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए कुछ अलग अलग स्कीम्स चला रही है, तो कौन से स्टार्टअप के लिए क्या स्कीम चला रहे हैं, मतलब वो जो जो भी स्कीम्स हो वो किन किन स्टार्टअप्स को या फिर किन किन ग्रुप्स को टारगेट करके गवर्नमेंट रन कर रही है, उनके बारे में पढ़ेंगे। एमसीक्यू वाइज थोड़ा सा अच्छा कंटेंट है यहाँ से पूछने के लिए, तो ध्यान से पढ़ना। चलिए, बिना टाइम खोटी किए अपन शुरू करते हैं। तो इसमें हाईलाइट पार्ट देखना आप, वैसे तो मैंने पूरा पेरा हाईलाइट कर दिया, बट फिर भी तो बेसिक है ये। डीपीडब्ल्यूआईटी रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिट्स। डीपीडब्ल्यूआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ऑफ इन इंडिया। ये आपको फुल फॉर्म याद करना है, मे बी अगर एमसीक्यू में पूछे तो आपको पता होना चाहिए, वो अलग अलग कुछ भी डाल देंगे भाई। डिपार्टमेंट ऑफ, मतलब ये भी पी की जगह कुछ, प्रमोशन की जगह कुछ और डाल देंगे, इंडस्ट्री की जगह कुछ और रख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि डीपीडब्ल्यूआईटी की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। इज एन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी टू प्रमोट रेगुलेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, ये बेसिक था, ओके। डीपीडब्ल्यूआईटी रजिस्ट्रेशन स्पेशली रेफरिंग टू द स्टार्टअप्स, यहाँ इधर, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन बाय डीपीडब्ल्यूआईटी, स्टार्टअप इंडिया, ओके, इज ए प्रोसेस फॉर स्टार्टअप्स टू अवेल बेनिफिट अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। वाले ये यही बोल रहा है कि आपको इसके मतलब जो ये डिपार्टमेंट है इसके पास जाके आपको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना है। और उस रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के कुछ क्राइटेरिया जो अपन नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपको अलग अलग बेनिफिट मिलेंगे, वो भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आना कि, दिख रहा है, द एप्लीकेशन रिक्वायर्स डिटेल अबाउट बिजनेस। मतलब जो भी आप एप्लीकेशन डाल रहे हो उसमें आप डिटेल्स प्रोवाइड कराओगे, किसके बारे में, बिजनेस के बारे में, इनोवेशन के बारे में, कंप्लाइंस विद द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप एज पर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अपॉन सक्सेसफुल रिकॉग्निशन, स्टार्टअप्स बिकम एलिजिबल फॉर वेरियस इंसेंटिव इंक्लूडिंग टैक्स बेनिफिट्स, सेल्फ सर्टिफिकेशन, कंप्लाइंस एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स। ये पूरे बेनिफिट अपन नीचे आके पढ़ने वाले हैं। अरे नाक में पता ही नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। आते नीचे, यहाँ पे, मतलब अपन ये पढ़ने वाला है कि वो जो मैंने बताया था ना, तीन चीजें, बेनिफिट है, क्राइटेरिया और डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। हाँ वही। तो रजिस्टरिंग विद द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इन इंडिया अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ऑफर सेवरल बेनिफिट्स टू एलिजिबल स्टार्टअप्स। सम ऑफ द की एडवांटेज इंक्लूड्स, एक सेकंड रुकना यार। वो सिचुएशन होती है ना जब अपन अपने मन को ऐसे मना करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये काम तो अभी नहीं कर सकता। तो मतलब ऐसे माइंड वही काम करने के लिए बोलता नहीं, एक बार कर ले, एक बार कर ले, एक बार कर ले। जैसे पहले असेंबली होती थी ना स्कूल्स में, तो अपन ऐसे करते थे, भाई हंसना नहीं है, वो दोस्त हंस रहा है पीछे बैठ के, प्रार्थना चल रही है और अपन बोल रहे हैं वो हंस रहा है, मतलब अपने को भी हंसी आ रही है, फिर अपन माइंड को ऐसे बोलते नहीं भाई हंसना नहीं है, मार पड़ेगी भी टीचर से अगर हंसी आता तो। और उसी सिचुएशन में भाई साहब उस हंसी को कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो जाता था। वैसे ही अभी पता नहीं, अलग नाक में खुशी चल रही थी, मैं सोच रहा था नहीं नहीं वीडियो को रोकना पड़ेगा, नहीं करता। बट बारी 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 में भाई वही हो रहा था, तो मेरे को लगा कुछ तो करते हैं पहले इसका। हाँ चलो, आते हैं वापस, कहाँ पे थे अपन। हाँ, बेनिफिट्स पढ़ रहे थे, तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं, रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, टैक्स बेनिफिट, ओके। मतलब जो स्टार्टअप है उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया, अब उसको बेनिफिट मिलेगा, तो फर्स्ट नंबर पे बेनिफिट होता रहेगा टैक्स बेनिफिट। इसमें आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आईएसी, मैंने यहाँ पे देखो, इधर दिख रहा है आपको, इधर इधर, अरे ये क्या हुआ, जादू, ठीक है। ये जो भी सेक्शन आपको दिख रहा है ना 80 आईएसी, ठीक है, इसके अंडर में, अरे ये क्यों हैंग हो रहा है भाई, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा टाइम देना।
चल जाए यार, इनका पेज तो पूरा रिकॉर्ड करवा देना, फिर साथ छोड़े तो छोड़ देना। ये क्या वो पीछे सॉफ्टवेयर भी रन कर रहा है ना, इट्स वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। जल्दी जल्दी, ठीक है। तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब एटीआईसी क्या बोलता है? एटीआईसी के अंडर में आप आगे पढ़ोगे, जब ये फाइनल डिडक्शन पढ़ोगे, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीआईसी, उसमें आपको क्या मिलता है, जब से जैसे स्टार्टअप एस्टेब्लिश हुआ है, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप किसी भी 3 कॉन्सिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स में आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, किसका 100% ऑफ प्रॉफिट का मिल जाता है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो बट ऐसा ये इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको तो इतना ध्यान रखना है कि टैक्स बेनिफिट मिलता है। दूसरा है सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लाइंस का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो स्टार्टअप्स कैन सेल्फ सर्टिफाइड देयर कंप्लाइंस विद द वेरियस लेबर एंड इन्वायरमेंटल लॉज, जिससे क्या होता है, उनका रेगुलेटरी प्रोसीजर सिंपल हो जाता है थोड़ा सा। थर्ड पे फटाफट देखते हैं, मेरे से कुछ काम का कंटेंट नहीं है, ठीक है। थर्ड पे है इनोवेशन एंड पेटेंट सपोर्ट, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद स्टार्टअप में रिसीव सपोर्ट फॉर द फाइलिंग पेटेंट थ्रू ए फास्ट ट्रैक प्रोसेस, और जो उनमें पेटेंट फाइलिंग की फीस लगती है उनमें भी उन्हें रिबेट मिलता है, ठीक है। और ये इंकरेज करता है स्टार्टअप्स को टू इन्वेस्ट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फोर्थ पे आ जाएगा एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। स्टार्टअप एक्सेस ले सकते हैं, गेन एक्सेस टू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, जिससे उनको फंडिंग सपोर्ट मिल सकता है, रिसर्च ग्रांट्स मिल सकती है, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम्स। ओके, मतलब वही है कि जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है वो उनको मिल जाएंगे। फिफ्थ है नेटवर्किंग इन कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। DPWIT registration provides startup with opportunity to network with other registered startups, industry leaders। मतलब जो अलग अलग जो भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स आप उनसे मिलिए, उनके साथ नेटवर्क बिल्डअप कीजिए, इंडस्ट्री लीडर से मिलिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलिए, थ्रू इवेंट्स और सेमिनार जो कंडक्ट करवाते हैं उनसे आप मिलिए, तो आपका नेटवर्क भी अच्छा बनेगा, ठीक है। जिससे कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, नॉलेज शेयरिंग, पोटेंशियल बिजनेस पार्टनरशिप का बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। सिक्स बेनिफिट है इज ऑफ इज ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। स्टार्टअप कैन वाइंड अप ऑपरेशन विद इन 90 डेज अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये आपने पढ़ा होगा मे बी, जो लॉ में, या फिर सेट है ना, कॉर्पोरेट लॉ, उसमें आईबीसी है शायद, वहां पे पढ़ा होगा, या फिर सेट से में जिन्होंने आईबीसी चूज किया है उनको पता होगा। सेवन में है, ये 90 डेज में भी एमसीक्यू में पूछ ले तो आप ध्यान रखना। हेलो, हेलो क्या होता है, वापस आते हैं। मतलब वैसे कॉल वाली आदत पड़ रखी है कि हाँ, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। अपन कहाँ पे थे? अरे वो माफ करना, बीच में किसी ने बुला लिया था हमें। हमें क्या होता है, मेरे को बुला लिया था, ठीक है। तो इजी ऑफ वाइंडिंग अप ये हो गया था अपना। फर्स्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ओके। सेवेंथ पॉइंट पे आता है कि डीपीडब्ल्यूआईटी रजिस्टर्ड स्टार्टअप आर एलिजिबल फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ गवर्नमेंट टेंडर्स, मेकिंग इट इजियर फॉर देम टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस। तो इसका मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं वो उनमें स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, वो फास्टर हो जाता है, ठीक है। फिर आता है रिकॉग्निशन एंड विजिबिलिटी एंड, मतलब रिकॉग्निशन एंड विजिबिलिटी। 8 पॉइंट में डीपीडब्ल्यूआईटी रिकॉग्निशन ब्रिंग्स क्रेडिबिलिटी to startups, enhancing their visibility, attractiveness to investors, customers, potential partners, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि जो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके मतलब उनके विजन में या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टार्टअप्स को रिकॉग्निशन मिल जाता है, मतलब जो भी इन्वेस्टर या मतलब जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टर्स, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना, और स्टार्टअप्स के लिए भी इजी हो जाता है कि उनकी रिकॉग्निशन आइडेंटिफिकेशन बढ़ती है इन्वेस्टर्स की नज़रों में। मतलब वो पॉइंट आउट होते हैं, और उनको इन्वेस्टमेंट लेना उनके लिए इजी हो जाता है। भाई वही है ना, इन्वेस्टर जाने पहचानेंगे, मतलब जानेंगे पहचानेंगे कि भाई ये वो है, क्या बोलते हैं, स्टार्टअप्स है, तो उनमें वो इजीली इन्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया था, दिस रिकॉग्निशन कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट स्टार्टअप्स रेपुटेशन एंड मार्केट पोजीशनिंग। उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी और मार्केट की जो भी उनकी पोजीशन है वो भी इम्प्रूव होगी, ऑब्वियसली होगी यार, जब उनको अच्छा फंडिंग मिलेगा तो। नाइन्थ पॉइंट में वही बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद उनको अच्छा फंडिंग मिलेगा, क्योंकि वही था पहले उन्होंने बोला कि वो अच्छे इजीली रिकॉग्नाइज होंगे इन्वेस्टर्स के लिए, और यहाँ पे वो बोल रहा है कि फंडिंग मिलेगी। तो आई होप समझ गए होंगे। जो हाईलाइट करके वो देखना कि यहाँ पे कि स्टार्टअप में अट्रैक्ट फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट मोर इजीली, इनेबलिंग देम टू फ्यूल देयर ग्रोथ। वही है कि पैसा मिलेगा उनको। टेंथ बेनिफिट है कि स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, जो गवर्नमेंट से प्रोग्राम निकालती है स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग, उनके थ्रू
भी इनको बेनिफिट मिलेगा। डीपीडब्ल्यूआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप में बेनिफिट फ्रॉम वेरियस स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स। जो भी उनमें एम्प्लॉयज वगैरह काम करें उनके अच्छे से ट्रेनिंग होगी, उनकी मतलब स्किल्स इंप्रूव होगी, तो स्टार्टअप को तो ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा ही। ये अपने को ऐसा क्यों समझ रहे हैं जैसे अपने को ये चीज़ें पता नहीं है, मतलब पता है बट देख लो फिर भी। फिर ये है कि ये देखो यहाँ से, स्टार्टअप नीड टू मीट क्राइटेरिया, सर्टेन क्राइटेरिया इज अपडेटेड इन, ये छोड़ो ये काम का नहीं था, ये इतना देख लो। सर्टेन क्राइटेरिया, तो क्या क्या क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने पड़ेंगे टू एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट पे एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप कैसी होनी चाहिए कि द स्टार्टअप शुड बी रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ए एलएलपी, और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। तीन हो गए, एलएलपी प्राइवेट कंपनी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, फर्म एलएलपी कंपनी, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो चार कंडीशन है दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, इनको तो ऐसे कैसे याद कर लेना, जो एएफएम में, एक सेकंड रिकॉर्डिंग चालू ना, जो एएफएम में आपके चैप्टर होने वाला है, चैप्टर 14 स्टार्टअप फाइनेंस, उनमें दो तीन टाइम छोड़ के ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ याद करो कि उधर बेनिफिट मिलेगा। एंटिटी टाइप हो गया पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। एज ऑफ स्टार्टअप क्या होनी चाहिए, अप टू 10 ईयर्स, मतलब स्टार्टअप शुड बी इन एग्जिस्टेंस फॉर अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब वो 10 साल में उसके अंदर भी होना चाहिए, 10 साल से ऊपर ना हो। एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड ना करे, ठीक है। द स्टार्टअप टर्नओवर इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, भाई प्रीवियस ईयर का नहीं देखना है, जब से इनकॉर्पोरेट हुआ है तब से लेके अभी तक 100 करोड़ से ऊपर उसका टर्नओवर नहीं जाना चाहिए। फोर्थ पे इनोवेशन स्केबिलिटी, कुछ नया लिखा है वो, ठीक है। द स्टार्टअप शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, न्यू प्रोसेस, जो कि ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, ठीक है। फिर है फिफ्थ क्राइटेरिया है सर्टिफिकेशन बाय द इंटर मिनिस्ट्रियल बॉन्ड, इतना ही पढ़ लो। इंटर मिनिस्ट्रियल बॉन्ड, आईएमबी जो बॉन्ड है उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और सिक्स पे रिकमेंडेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर किससे लेना है, शुड हैव ए रिकमेंडेशन और सपोर्ट लेटर फ्रॉम द इंक्यूबेटर एस्टेब्लिश्ड इन ए पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इन इंडिया, इन जो भी स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, जो भी ये डीपीडब्ल्यूआईटी, ये कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने जो भी फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रखा है, उसके अंदर उसको रिकमेंडेशन लेटर लेना है। अरे यार ये जूम करते तो फिर दिक्कत होने लग जाएगी। आप ऐसे पढ़ लो जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना कि ए बिजनेस इनक्यूबेटर, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि इनक्यूबेटर से वो उसको वो होना चाहिए रिकमेंडेशन लेटर। तो इनक्यूबेटर क्या होता है, ए बिजनेस इनक्यूबेटर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स न्यू बिजनेसेस grow and succeed by providing a variety of service resources। इनक्यूबेटर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो भी नए नए बिजनेस होते हैं, जो भी नए नए स्टार्टअप्स खुलते हैं, उनको ग्रो करने में और रिसोर्सेज लेने में उनको हेल्प करता है, मतलब वो ये उनका ग्रोथ में वो हेल्प करता है, ठीक है। सेवंथ क्राइटेरिया है लेटर ऑफ फंडिंग। अगर रिकमेंडेशन लेटर अगर वो नहीं मतलब प्रोवाइड करवा रहे हैं कि इन केस ऑफ स्टार्टअप विदाउट ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम एन इंक्यूबेटर, अगर इंक्यूबेटर से रिकमेंडेशन लेटर नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक सबमिट करना है लेटर ऑफ फंडिंग। कितने का, एटलीस्ट 20% इन इक्विटी होना ही चाहिए, मतलब ऊपर जा सकते हो बट मिनिमम 20% होना चाहिए, ठीक है। किसका, बाई एनी इंक्यूबेशन फंड, एंजल फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, एक्सीलरेटर, ये आपको नाम रखने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड विद सेबी, जो भी ये एंजल फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड ये है, इनका वो लेना है, क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ फंडिंग, एटलीस्ट 20% ऑफ इक्विटी का लेटर ऑफ फंडिंग आपको सबमिट करना है, ठीक है। जो कि दैट इंडोर्स, मतलब जो कि मे बी वो सपोर्ट कर रहे हो इनोवेटिव नेचर ऑफ बिजनेस, जो भी फंड है जो उसके मतलब इनोवेटिव नेचर ऑफ फंड को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका आपको लेटर ऑफ फंडिंग लेना है, एटलीस्ट 20% तो लेना ही है, वो लेके सबमिट करना है अगर आप रिकमेंडेशन लेटर सबमिट नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। 6 और 7 में से आपको एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है, दोनों नहीं करने हैं, मतलब एक साथ, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है। सबसे पहले आ जाती है स्टार्टअप इंडिया, मतलब ये अपन 4 5 स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स की हेल्प करने के लिए, स्टार्टअप्स की हेल्प करने के लिए जो गवर्नमेंट ने रन की है पिछले कुछ टाइम में। इनमें आप ईयर भी ध्यान रख लेना कि स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ने कब से शुरू किया था, लॉन्च इन 2016 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया इज ए कॉम्प्रहेंसिव इनिशिएटिव
डिजाइन टू फोस्टर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब क्रिएशन इन इंडिया। बेसिक चीजें, बस रीडिंग लगाओ निकलो, काम का नहीं है इधर कुछ। द प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट a conducive environment for startups by providing various benefit support mechanism है। startup can avail themselves वही वाले benefit जो अपने ऊपर पढ़े थे। tax exemption for 3 consecutive assessment years out of their first 10 years of existence, self certification compliance and access to funding and mentorship network। वही है, ऊपर वही बोला था, नीचे भी वही बोला है, नीचे वाले पैराग्राफ में कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा मतलब ये प्यारा कंटेंट है जहाँ से आईसीआई एमसीक्यू टेस्ट कर सकता है। स्टैंड अप इंडिया, इसमें दो तीन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, मतलब याद रखना है। देखो, एक तो ऊपर वाला भी 2016 में आया था, आपको इजीली याद भी हो जाएगा, और स्टार्टअप इंडिया भी, और स्टैंड अप इंडिया भी 2016 में ही आया था, ठीक है। इज ए गवर्नमेंट स्कीम फोकस्ड ऑन, लेकिन स्टार्टअप इंडिया सबके लिए है, स्टैंड अप इंडिया पर्टिकुलरली उन स्टार्टअप्स के लिए है, वुमेन, एससी और एसटी वाले, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इज ए गवर्नमेंट स्कीम फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। वुमेन, एसटी और एससी, हाँ, ये जो तीन ग्रुप हो गए, इनमें इनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टैंड अप इंडिया नाम की एक स्कीम शुरू की थी, ठीक है। इसके अंदर ये प्यारा कंटेंट है जो एमसीक्यू में आईसीआई टेस्ट कर सकता है कि द प्रोग्राम एम्स टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख से जो 1 करोड़, मैं भाई 10 लाख से 1 लाख बोल रहा था, फिर पता चला क्या हुआ, मतलब क्या बोल गया मैं। तो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का जो बैंक लोन है वो भी प्रोवाइड करके चलता है ये, फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। बस ये दो ही चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये देख लेना कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज स्टैंड अप इंडिया एम्पावर्स एंटरप्रेन्योर्स टू एस्टैब्लिश एक्सपांड देयर वेंचर्स। छोड़िए, थर्ड पे आ जाती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये 2015 में, 2016, 2016 और फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक साल पहले, मतलब 2015 में, ठीक है। ये सपोर्ट करती है माइक्रो इंटरप्राइजेस इन ए नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किन स्टार्टअप्स के लिए है। तो सपोर्ट करती है ये माइक्रो एंटरप्राइज इन द नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर में, ठीक है। ये जो तीन प्रकार के, मतलब तीन सेगमेंट्स के लोन देती है, शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। शिशु मतलब जो छोटे बच्चे हैं, तब इनका मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। शिशु मतलब छोटे बच्चे, किशोर मतलब टीनेजर, हिंदी में टीनेजर को किशोर बोलते हैं, और तरुण मतलब जो टीनेजर्स के आगे की एज वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। तो शिशु सेगमेंट में ये कितना लोन देते हैं? 50,000 तक का, ठीक है। किशोर में देते हैं 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण में देते हैं 5 लाख से 10 लाख तक का। तो आपको याद ऐसे करना है कि फर्स्ट है शिशु, फिर किशोर, फिर तरुण, ठीक है। तो शिशु में ये देंगे 50,000 तक का, और किशोर में कितना देंगे? 50,000 का 10 गुना, ऐसे याद कर लो, ठीक है। 50,000 में एक जीरो लगा दो, तो 50,000 से लेके 5 लाख तक का फर्स्ट में, अप टू 50,000। सेकंड में 50,000 से 5 लाख, और फिर थर्ड में 5 लाख से 10 लाख, ठीक है। जस्ट डबल कर दो, ओके। वैसे याद हो जाएगा एक बार पढ़ोगे तो, और एग्जाम से वैसे भी आपका एक दो दिन पहले देखा हुआ रहेगा तो याद आ जाएगा अगर एमसीक्यू पे आएगा तो। फिर अटल इनोवेशन स्कीम लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। तो ये नीति आयोग का ध्यान रखना है कि जो अटल इनोवेशन मिशन है, स्कीम भूल गया था मैं, सॉरी, अटल इनोवेशन मिशन है, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया था। इतना ही पूछ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ कंटेंट नहीं है। मेक इन इंडिया है, ये 2014 में शुरू हुआ था। इसका एम है इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का। और बस ये हाईलाइट वाला कंटेंट देख लो कि इनोवेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका ये एम है। मतलब ये चीज़ें प्रमोट करके चल रहा है कि आप इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके आओ और बिजनेस करना इजी हो थोड़ा सा। और example of Make in India's impact include startup in manufacturing sector contributing to production of indigenous goods। कि आप स्वदेशी प्रोडक्ट बनाइए। मेक इन इंडिया का मतलब तो वही होता है ना कि भाई इंडिया के प्रोडक्ट्स को ये प्रमोट करके चलना है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ अपने भाई, अरे फिर से गायब हो गया अपना, मतलब चैप्टर 1 का पूरा कंटेंट अपना खत्म हो गया है। इसमें मेरे को लगता नहीं कुछ भी ऐसी चीजें होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। मैं आपको फटाफट बता दूं कि कहाँ कहाँ से ऐसे एमसीक्यू इनमें टेस्ट कर सकता है आपसे 2 मिनट में, ताकि आपको थोड़ा सा लास्ट में कर हो जाए, मतलब वो थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। एक तो ये रिचर्ड कैंटिलन वाला मैंने जो बताया था कि हो सकता है कि ये पूछ ले कि भाई ये नाम किस बंदे ने दिया था, या मतलब इसके जो मीनिंग है ये किस बंदे ने बताया था, ठीक है। डिफाइन किया था, सॉरी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। और ये स्किल्स के बारे में आपको बताना चाहिए कि कौन से स्किल्स के बारे में बात कर रहा है, इधर कुछ काम का नहीं था। और ये फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और ये ध्यान में होना चाहिए आपको कि भाई ये जो कंटेंट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो किस टाइप का एंटरप्रेन्योर के बारे में इशारा कर रहा है, मतलब किधर इशारा कर रहा है, ठीक है। और इधर कुछ नहीं था, इधर कुछ नहीं था। ये बेनिफिट हो गया, ये कोट देख लेना कि ये कोट किसने बोला, बराक ओबामा, ठीक है।
और ये वाला भी जो मेरे को लगता है थोड़ा बहुत देख लेना। ये वाला कंटेंट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसमें क्या ही एमसीक्यू पूछेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये ग्लोबल स्टार्टअप्स को लेके ऐसे पूछेंगे कि ये कब फाउंडेड हुआ, और इसका फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, किस किस बिजनेस में लगा हुआ है। बाकी मेन मेन जो भी मतलब वेल नोन स्टार्टअप्स है उनके बारे में आप ध्यान रख लो। टेस्ला है, उबर है, जूम है, स्नैपचैट है। स्नैपचैट भी हाँ चलो ठीक है। और इंडियन वाले में ध्यान रख लो, फ्लिपकार्ट। इंडियन वाले वैसे आपको मोस्टली पता ही होगा, बट फिर भी एक दो बार आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑल्दो मुझे थोड़ा सा कम चांस लग रहा है कि इनमें से पूछे, बट फिर भी पूछ सकते हैं भाई, इनके पास और ज़्यादा कोई कंटेंट भी नहीं है, मतलब कि और तो क्या ही पूछेंगे भाई। तो इसीलिए इधर से भी पूछ सकते हैं। तो मेरा तो दोनों मन हो रहा है कि एक मन ऐसे बोल रहा है कि क्या ही करेंगे ये पूछ के कि भाई कब सेटअप हुआ, और दूसरा ये भी हो रहा है कि और इनके पास कंटेंट भी तो नहीं है पूछने के लिए, तो कुछ भी पूछ सकते हैं फिर तो। इधर भी कुछ नहीं था। स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये आप स्किल्स से भी देखोगे कि भाई ये कौन सी स्किल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप, रेजिलियंस, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये देख लेना आप, ठीक है। और सक्सेशन प्लानिंग हो ही गया। सक्सेशन प्लानिंग इधर भी एक दो एमसीक्यू बनते हैं, जैसे मैंने पिंक से हाईलाइट कर रखा है, ये देख लेना। और स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया होगा। तो अंदर का कंटेंट अगर आप एक दो बार रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी इधर से चांस कम है कुछ एमसीक्यू उठा ले। और बाकी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल तो मे भी शायद ही पूछेंगे कि भाई किन किन की सक्सेशन प्लानिंग पुअर थी। इधर से थोड़ा बहुत ये पूछ सकते हैं, क्योंकि इधर थोड़े से फैक्ट्स भी हैं, ठीक है, अच्छे खासे, जो इतनी ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है, आपको याद रहनी चाहिए। ये एटीआई से आपको याद नहीं रखना। और बाकी ये वाला कंटेंट प्यारा है, स्टैंड अप इंडिया, इधर से पूछ सकते हैं। और इसमें से पूछ सकते हैं कि नीति आयोग था, और ये सेगमेंट लोन के। मेक इन इंडिया में भी कुछ नहीं है, तो चलो अपन एमसीक्यू करते हैं, आइए। हाँ जल्दी हो, एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। 5 एमसीक्यू दे रखे आईसीआई ने आपको, जिसमें से कि एक भी ट्रिक नहीं है। सबसे पहले कि एक सेकंड, वो क्या था कि छोड़ो बात में। फर्स्ट एमसीक्यू की हाउ टू इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स डिफर्स फ्रॉम द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स इन टर्म्स ऑफ देयर अप्रोच टू बिजनेस डेवलपमेंट। तो मैंने आपको बताया था इमिटेटिव और इनोवेटिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आपको क्या ही फील लेनी है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स फोकस ऑन ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज। ऐसे मतलब नहीं करते, आई I मीन mean, ये ऑप्शन गलत है, मैं क्यों मार कर रहा हूँ उसे। मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज पे थोड़े काम करते हैं, ये तो नकल मारते भाई, टापते हैं, ठीक है। सेकंड है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स अवॉइड रिस्क टेकिंग। मैंने आपको याद हो उधर मैंने बताया था कि रिस्क लेते हैं, हल्का सा लेते हैं, बट इतना नहीं कि भाई पूरा ही रिस्क अवॉइड कर रहे हैं ये, ठीक है। इतना भी सेफली नहीं चलते ये। फिर सी है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स प्रीफर अनटेस्ट स्ट्रेटेजीज। अनटेस्ट स्ट्रेटेजी भाई नहीं, ये तो किसी की टेस्ट स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं, ठीक है। फिर है कि इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग आइडियाज व्हाइल इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट। ये हुई ना कुछ बात, ये दिखाई ना, मतलब इस पॉइंट में दिखाई ना इनकी औकात। ये लो, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, व्हाट डज इन एंटरप्रेन्योर्स रेजिलियंस इंटेल इज डिस्क्राइब्ड इन द कंटेंट। रेजिलियंस मैंने बताया था ना, एडवर्स सिचुएशन से जो आदमी मतलब आप कितनी जल्दी रिकवर होते हो, ठीक है, तो वो वाली फील आनी चाहिए आपको। और जिस एमसीक्यू से वो फील आ रही है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, मतलब जिस ऑप्शन से वो फील आ रही है वो करेक्ट ऑप्शन है। द एबिलिटी टू सेट एंड अचीव फाइनेंशियल गोल्स, नहीं। ओवरकमिंग चैलेंजेस, लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड persisting in adversity, okay. Making strategic decision in constantly changing business environment, okay, मतलब ये थोड़ा है। बिल्डिंग रिलेशनशिप नेटवर्किंग वाला है, नहीं नहीं ये नहीं है। तो इसमें आ गया ओवरकमिंग चैलेंजेस, आप कितनी जल्दी ओवरकम होते हो, ठीक है। सी, व्हाट रोल डज फाइनेंशियल लिटरेसी प्ले इन एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसका क्या रोल है। तो फर्स्ट है फोस्टरिंग ए कल्चर ऑफ इनोवेशन फॉर competitive एडवांटेज, नहीं। बिल्डिंग रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, नहीं। क्रिएटिंग ए एनालाइजिंग बजट, ये आई ना भाई बात, एनालाइज करना बजट को, इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी है, ठीक है। और फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, नेविगेटिंग ए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर एडेप्टेबिलिटी, नहीं।
हाउ डज डीपीडब्ल्यूआईटी रजिस्ट्रेशन सिंप्लीफाइज रेगुलेटरी प्रोसीजर फॉर स्टार्टअप्स, रेगुलेटरी प्रोसीजर्स, ठीक है, मतलब कंप्लायंस वम्प्लायंस थोड़े से इजी रहे उनके लिए, ठीक है। बाई प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स, फंडिंग सपोर्ट्स, नहीं। बाई ऑफरिंग फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ गवर्नमेंट टेंडर्स, नहीं। बाई अलोइंग स्टार्टअप्स टू सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस विद लेबर एनवायरमेंटल लॉज, ये पढ़ा था ना अपन ने, कुछ याद है आपको ऐसा वैसा? इधर देखिए, मैं दिखाता हूँ। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, बेनिफिट्स में थे ना, ये देखो, ये रहा। सेल्स सर्टिफिकेशन कंप्लाइंस, सेल्स सर्टिफाई द कंप्लाइंस विद वेरियस लेबर एनवायरमेंटल लॉज, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, सिंप्लीफाई रेगुलेटरी प्रोसीजर्स। अब ऐसे अंदर का कैंडिडेट पूछ सकते हैं, एक बार आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको ये याद भी आ जाएगा, मतलब ऐसे फील आ जाएगी, हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाते हैं, अपन एमसीक्यू मिला लेके एक बार। अपन ने किया है डी, बी, सी और सी, डी, बी, सी और सी। आइए फिफ्थ पे आते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैंड अप इंडिया इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट है, जो भी लाइन है आपको वो खोज निकालनी है। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मैंने आपको बताया था, इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो वुमेन वाला है, SC ST, ठीक है, और सेकंड वो वाला जो लोन वाला है, 10 लाख से 1 करोड़ के समथिंग, ठीक है। फर्स्ट पढ़िए, it is a government scheme focused on promoting entrepreneurship among women, SC, ST. ये सही है। It only supports startups that work in ये क्या है? Digitization and tech enablement of agriculture. ये अपन ने पढ़ा था क्या उसमें? मेरे को तो याद नहीं है, नहीं पढ़ा था ना, तो मेरे को लगता है शायद यही इनकरेक्ट है। फिर भी सीओडी पढ़ लेते हैं। द प्रोग्राम एम्स टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स रेंजिंग, ये वाला अपन ने पढ़ा था, 10 लाख से 1 करोड़ वाला। और स्टार्टअप इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव दैट इज अप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स। अपन ने ये थोड़े पढ़ा था कि किसी पर्टिकुलर स्टेट्स पे एप्लीकेबल होगा, नहीं ना, तो ये इम्प्लाइड है कि पूरे स्टेट्स पे एप्लीकेबल होगा, तो बी आना चाहिए इसमें, और बी इज करेक्ट। क्या है, हट। तो ये आपका चैप्टर 1 हो गया खत्म। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे चैप्टर 2। एक सेकंड में चैप्टर 2 भी दिखा देता हूँ आपको कि चैप्टर 2 किस चीज को लेकर होने वाला है। जल्दी जल्दी जल्दी। चैप्टर 2 होगा आपका क्राफ्टिंग बिजनेस मॉडल एंड लीन स्टार्टअप्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, अपन इसको पूरा अच्छे से कवर करके चलेंगे ताकि आप हर एक MCQ को इजीली टेकल कर पाओ। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। और यहाँ तक कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, कुछ अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट कीजिए, कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो गूगल कीजिए मतलब वो वर्ड तो गूगल कर लोगे आप इजीली, और कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। बाय बाय। आई होप ऑडियो वीडियो और स्क्रीन वगैरह सब कुछ प्रॉपर होगा। अभी रिसोर्सेज इतना नहीं है तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कीजिए वॉइस वगैरह के साथ। जैसे ही मेरे को मतलब थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मिलता है, मैं मतलब पैसा मिलता है, मैं लगा दूंगा इधर, ताकि आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है। बाय बाय बोल दे, बाय, हाथ दिख रहा है क्या, बाय।